नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्दमन तिवारी हूँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं समय लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स और 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के। और अभी तक हमने बात किया है अलग अलग सेमेस्टर के जो आज के एग्ज़ाम थे उनको लेकर के। LLB 3 ईयर्स में जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर का पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, कल आपका पहला पेपर है जूरिस्प्रूडेंस का। तो जूरिस्प्रूडेंस के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जहाँ से आपको मदद मिलने की काफ़ी उम्मीद है, ऐसे टॉपिक को लेकर के हम लोग आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए हम लोग एक एक करके पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस आपका 4 यूनिट में है। आपके पास 10 सवाल टोटल आने हैं, 10 में से 5 सवाल आपको करने हैं। 14 नंबर का एक सवाल है, 30 नंबर जो बचा 70 के अलावा वो आपके यहाँ इंटरनल में आपको मिल चुका होगा अब तक। तो पहली जो यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड है। मतलब कि जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र का मतलब कि जो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है, जो विधि के पीछे का समाजशास्त्र है, उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं या विधि शास्त्र कहते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस में जो पहली यूनिट आपकी है इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस, उसमें आपको डेफिनीशन, नेचर, स्कोप, किसी भी विषय को पढ़ने के शुरुआत के क्रम में हम सबसे पहले जानते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है। जो विभिन्न विचारक हैं, विभिन्न जूरिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, उन लोगों ने उस विषय के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले तो आपको पहली यूनिट में ये पढ़ना होता है कि विधि शास्त्र की परिभाषा क्या है, इसका जो विषय क्षेत्र है वो क्या है। और तो पहली यूनिट में आपको जूरिस्प्रूडेंस का जो सामान्य इंट्रोडक्शन है वो लेना है। दूसरी यूनिट से आपके स्कूल शुरू हो जाते हैं। स्कूल का मतलब कि किसी विषय के बारे में जो एक खास किस्म की ओपिनियन लोगों की होती है, तो वो एक खास किस्म की विचारधारा होती है। खास किस्म की विचारधारा का मतलब कि यदि हम कहें कि जो विधि उत्पन्न हुई, जो लॉ का ओरिजिन है, वो सारा का सारा डिवाइन है, उससे देवताओं के द्वारा या उससे दैवीय कारणों से विधि की उत्पत्ति हुई। तो जो नेचर को मानने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी को मानने वाले लोग हैं, जो जिनका कुछ हिस्टोरिकल रीजन है, जो एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से विधि शास्त्र में, जूरिस्प्रूडेंस में कई सारे स्कूल्स बने। नेचुरल लॉ स्कूल है, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल है, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल है, रियलिस्ट लॉ स्कूल है। तो ऐसे करके कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारी विचारधाराएं हैं। तो सेकेंड यूनिट में आपको ये स्कूल्स पढ़ने होते हैं। तीसरी यूनिट में आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ हैं, जैसे आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी है, ओनरशिप है, पोजेशन है, और इम्यूनिटी है, डिसेबिलिटी है, लिबर्टी, पावर। तो ये सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस में, वो आपको तीसरी यूनिट में पढ़ने होते हैं। और चौथी यूनिट जो आपकी है वो जस्टिस और कंटेम्परेरी इश्यूज जो हैं आपके उनकी है। तो इन चारों यूनिट से जो पुराने पेपर के मूल्यांकन पे, पुराने पेपर के आधार पे यदि देखा जाए, और जो इस बार पढ़ाया गया है उसकी जो पेपर का जो टेंडेंसी है, जो पेपर का पैटर्न है, उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल है आपके लिए अहम सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, वो जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनीशन है, जूरिस्प्रूडेंस की जो परिभाषा है। और जिस समय आप जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे तीन विचारक हैं, एक ऑस्टिन, हॉलैंड और सामंड। ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहा, उनकी अगर कोई जानी मानी मतलब चर्चित कोई पुस्तक है, किताब है, ग्रंथ है जो जूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड है, उसको भी जानते रहेगा। और ये भी जानते रहेगा कि ये तीनों लोग किस विचारधारा के हैं, कि ये तीनों लोग किस स्कूल के हैं। तो वहाँ से आपको आपके जवाब को लिखने में आसानी मिलेगी। तो पहला जो आपका सवाल है वो जूरिस्प्रूडेंस के डेफिनीशन से रिलेटेड है कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनीशन क्या है, लॉ से इसका रिलेशन क्या है, इसका नेचर क्या है। दूसरा जो आपका सवाल है पहली यूनिट का, एक तीसरा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के सोर्स क्या हैं। तो लॉ के सोर्स में आप कस्टम को लिखते हो, प्रेसिडेंट को लिखते हो और लेजिस्लेशन को लिखते हो। कई बार इसी कस्टम, प्रेसिडेंट या लेजिस्लेशन में से किसी एक चीज़ को बड़े सवाल के रूप में पूछा गया है। तो वहाँ भी आपको शुरुआत इसी प्रकार से करनी होती है कि विधि के 3 स्रोत हैं, फला फला फला, और जिस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक होकर पूछा गया है उसके बारे में आप बताते हैं। तो कस्टम के बारे में चीज़ों पड़ेगा कि कस्टम कब वैलिड कस्टम होता है, कब एक कस्टम जो है, वो जो रूढ़ी है, वो कब विधि का रूप ले लेती है, कब वो लॉ की तरीके से उसको ट्रीट करना हम लोग करने लगते हैं। तो कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, ये तीनों आपको सोर्सेज ऑफ लॉ में पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंड यूनिट में आप नेचुरल लॉ स्कूल आपसे खूब पूछा गया है, नेचुरल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, सेवनी का खूब पूछा गया है। और आप जब नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ रहे हो, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल पढ़ रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसको इंडिया के लाइट में पढ़िए, इंडिया के रेफरेंस में पढ़िए कि इसका भारत में क्या असर है, उसका भारत में क्या प्रभाव है, या भारत में इसकी झलक कहाँ पे दिखती है। इसी प्रकार से आपके लिए जैसे नेचुरल लॉ स्कूल और हिस्टोरिकल लॉ स्कूल महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण है डीन रॉस्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी जो है, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी पढ़िएगा। तो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनीशन, नेचर, उसका रिलेशन विद लॉ। दूसरा सवाल आपका सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल से, हिस्टोरिकल और नेचुरल लॉ स्कूल भी पढ़िएगा कायदे से। उसके बाद हम अगर बात करें तो जो थ्योरीज हैं जस्टिस की,
जो न्याय की जो पहले तो जस्टिस की डेफिनेशन पढ़िएगा कि जस्टिस की डेफिनेशन के बारे में क्या क्या लोगों ने कहा है। और जिस समय आप जस्टिस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वहाँ पे थ्योरीज हैं, उसमें आपको मिलेंगी सबसे पहले एरिस्टोटल की थ्योरी। तो एरिस्टोटल की थ्योरी पढ़िएगा, और साथ ही साथ वहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसको भी थोड़ा पढ़िएगा। कभी कभी थ्योरी ऑफ जस्टिस करके पूछा गया है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जब पूछा जाएगा तो उसमें आपको सबके विचार लिखने पड़ेंगे, आपको नोजिक के रॉल्स के भी विचार लिखने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपसे खास पूछ लिया गया कि रॉबर्ट नोजिक या रॉल्स के बारे में बताइए कि उन्होंने जस्टिस के विषय में अपना क्या ओपिनियन दिया, या सीधे आपसे पूछ लिया जाए कि जस्टिस के बारे में एरिस्टोटल का क्या व्यू था, तो आप सीधे वहाँ से अपना सवाल फ्रेम करिएगा। तो जो जस्टिस की थ्योरीज हैं उसको जरूर पढ़िएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद हम बात करें तो लॉ एंड मॉरलिटी। लॉ एंड मॉरलिटी मतलब विधि और नैतिकता में क्या नेक्सस है, क्या संबंध है, और क्या लॉ के बनाते समय, क्या लॉ पर लॉ को इम्प्लीमेंट करते समय मॉरलिटी पे कुछ जो ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या मॉरलिटी और लॉ में क्या कंट्राडिक्शन है। और उसके साथ में हार्ट फुलर की डिबेट है, थोड़ा सा हार्ट फुलर की डिबेट भी पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि लॉ एंड मॉरलिटी का जब सवाल कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको आसानी होगी यदि आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो होफील्ड का जो डिस्टिंक्शन है, होफील्ड ने जो वर्गीकरण किया है राइट्स का, और वो आपके में टॉपिक जो है कि होफील्ड्स एनालिसिस ऑफ राइट, उन्होंने राइट, ड्यूटी, पावर, लिबर्टी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी सबके बारे में कहा है, लेकिन ये राइट वाली चीज़ उनकी ज़्यादा ज़रूरी है। तो होफील्ड को भी आप उनका जो होफील्ड का कंसेप्ट है राइट का, उसको पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद अगर कहें तो थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी की थ्योरी क्या है। कई बार आपसे थ्योरी का सीधे ऊपर नाम पूछा गया है कि फला की इस थ्योरी के विषय में बताइए, वो थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी है। लीगल पर्सनालिटी जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे देखिएगा, उसमें कभी कभी सवाल ए बी करके पूछा गया है कि क्या मंदिर को लीगल पर्सनालिटी माना जाता है कि नहीं, क्या आइडल जो है मूर्ति है उसको माना जाता है कि नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है, कुरान को माना जाता है, मस्जिद को माना जाता है कि नहीं। लीगल पर्सनालिटी ऐसे सवाल आए हैं, उसमें केस लॉज भी हैं, वो केस लॉज भी आपको यदि आसानी से मिल पाए तो केस लॉज भी देखिएगा। अच्छा, इनके अलावा जो ए बी करके मैं बता रहा हूँ तो उसमें कभी कभी जैसे इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ पूछ लिया गया, या सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल में रॉस्को पाउंड की सीधे थ्योरी ना पूछ करके पूछा गया कि उन्होंने कैसे बताया कि जो काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको बैलेंस कैसे करना है। तो या प्योर थ्योरी किल्सन की पूछ ली गई, वॉगिस्ट पूछ लिया गया। तो ऐसे करके कभी कभी सवाल आए, ग्रैंड नॉर्म करके पूछ लिया गया। तो उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी ना किसी थ्योरी को जब आप पढ़ रहे होंगे, जैसे आपने हिस्टोरिकल लॉ स्कूल पढ़ा, आपने नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा, आपने सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल पढ़ा, तो उसी में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी अंदर हैं। आप जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अंदर आएंगी, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये लॉ की सोशियोलॉजी है, ये विधि का समाजशास्त्र है। तो इसमें यदि आप कोट नहीं करते हैं, कोट करने का मेरा मतलब यह है कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन यदि आप अपने हिसाब से लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत लिख देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपेक्षा है, जो आपके परीक्षक की अपेक्षा है कि आपकी कॉपी में ऑस्टिन की, हॉलैंड की और सामंट की डेफिनेशन भी लिखी रहे। यदि तीनों की नहीं तो दो की, यदि दोनों की नहीं तो एक की, तो कम से कम लिखी रहे। उसके बाद अपने विचार उस पर दे सकते हैं कि ऑस्टिन ने लॉ के बारे में कहा कि ये कमांड ऑफ सॉवरेन है और पैक्ड है सैंक्शन से पैक्ड है, शास्तियाँ हैं उसमें। अब सबसे पहले आपने अगर ऑस्टिन की ये बात लिख दी लॉ के बारे में, उसके बाद यदि आप सैंक्शन का मतलब समझा रहे हैं अपने अनुसार, उसके बाद यदि आप कमांड का मतलब समझा रहे हैं, सॉवरेन का मतलब समझा रहे हैं, कौन सॉवरेन होता है उसका मतलब समझा रहे हैं, तो वो चीज़ चलती है। लेकिन यदि आपसे पूछा गया कि ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन बताइए या ऑस्टिन लॉ के बारे में क्या कहा, और आपने सीधे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली उनकी डेफिनेशन ना लिख करके सीधे सॉवरेन परिभाषित आपने कर दिया, आपने सीधे कमांड को परिभाषित कर दिया, तो थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। तो प्रयास करिए कि कम से कम कुछ डेफिनेशंस याद करके आइए, कुछ बुक्स याद करके आइए, और स्कूल का तो चार्ट आज के आज बना लीजिए कि कौन जो है, कौन आदमी मतलब कौन विचारक सामंड है, हॉलैंड है, ऑस्टिन है, स्पेंसर हैं, केल्सन है, ट्विगेट है, इहरलिख हैं, ये सब लोग किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के आप सभी भाई बहनों को। आप लोग का कल पहला एग्ज़ाम है, तो विशेष शुभकामनाएं आपके लिए हैं। और यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके अगले पेपर के पहले हम कुछ मदद करने का आपके प्रयास करेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, सादर प्रणाम।